तो दर्शकों नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप तमाम देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि नया साल आप लोगों के जीवन में खुशहाली लेके आए। और बड़ी ही अच्छी बात यह है कि ये आज अपने जीवन में मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। 2025 में बोला, 2024 में बोला और फिर 26 में। तो 3 साल का ये चैनल भी हो गया और 3 सालों में कई सारे उतार चढ़ाव मैंने भी देखे, आपने अपने जीवन में देखे होंगे। लेकिन आज आपके लिए भी यही दुआ करूंगा और अपने लिए तो ये मान के बैठा हूँ कि 2026 मेरा होगा। और आप लोग भी ये बात अपने आप को बता दें कि 2026 आपका ही होगा। तो इससे एक ऊर्जा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है काम करने का, जो आदमी जिस फील्ड में उस हिसाब से। खैर, आप लोगों के लिए नया वर्ष एकदम मंगलमय हो, ये ईश्वर से प्रार्थना है। अब आज की पहली अपडेट की बात करते हैं, फिर कहानी की तरफ चलेंगे। पहली अपडेट ये है कि चाइना भारत के आसपास अपने आर्मी बेसेस बना रहा। और ये हम सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम में अगर जंग हमारी किसी से होगी और जिसमें हमें स्ट्रगल करना होगा तो वो चाइना से ही है। पाकिस्तान से हम काफ़ी ऊपर हैं, बांग्लादेश का कोई खास मतलब है नहीं और कोई अगल बगल हमसे लड़ने वाला है नहीं। तो चाइना से ही लड़ाई होगी, चाहे वो इकोनॉमिकली तौर पे आप देखें, चाहे फाइनेंशियली तौर पे देखें, चाहे हथियारों की फील्ड में देखें। चाइना हमसे आगे है, चाहे टेक्नोलॉजी आप ले लें। और इस वजह से वो हमको हमेशा से घेरने की कोशिश करता है। और रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि चाइना 4 अलग अलग जगहों पे भारत को घेरने के लिए अपने बेसेस बना रहा। पहला पाकिस्तान में, जो कि चाइना का बेस है ही। दूसरा बांग्लादेश में, चूँकि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात अब एकदम गड़बड़ हैं। तीसरा म्यांमार में और चौथा श्रीलंका में। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो भारत को चारों तरफ से घेर दिया गया। और ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ चूँकि भारत के लोगों को भी कुछ गलतियां हैं। नॉर्थ ईस्ट वालों को हम इस हिसाब से टारगेट करते हैं कि भाई साहब उनका दर्द आप सुन लें तो सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। 17 दिसंबर की बात है। 2 भाई, एक का नाम इस्माइल चाकमा और एक उसका भाई, दोनों देहरादून पढ़ने के लिए आते हैं। इसी दौरान 4-6 लोग पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद चाकमा से पूछते हैं कि तू नेपाली है या फिर तू चाइनीज है। इतना कहे कि उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब ये तमाम चीज़ें जब उससे बोली गई तो जाहिर सी बात है भाई, किसी को भी आप ऐसे टारगेट करेंगे तो उसको बुरा लगेगा और रिएक्ट करेगा। उसने कहा नहीं, मैं भारतीय हूँ। इसी के बाद लोगों ने और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने विरोध किया। इसी बीच बात आगे बढ़ गई, हाथापाई तक नौबत पहुँच गई। वो संख्या में ज़्यादा थे। दोनों भाई को इतना मारा कि एक का तो सर फट गया और दूसरा बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो लोग उसको छोड़ के भागे। उसके बाद दोनों भाई को हॉस्पिटल में लेके जाया गया। छोटा वाला भाई तो जल्दी ही रिकवर हो गया, लेकिन जो बड़ा भाई था 31 दिसंबर तक सरवाइव करता है और उसी के बाद दम तोड़ देता है। अब इसको लेके प्रोटेस्ट पूरे भारत में हो रहे हैं। मीडिया इसके बारे में आपको ज़्यादा बताएगा नहीं, चूँकि एजेंडा सेट नहीं होता। लेकिन एक तरफ चाइना हमको घेरने के पीछे इस कदर पागल है, अरुणाचल प्रदेश पे दावा ठोंकता है, कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। और दूसरी तरफ एक शख्स जो भारत का ही, उसको आप चाइनीज़ बता के जब पीटेंगे तो इससे पूरी दुनिया में पता चल जाता है कि भारत जो कभी कहता था कि यहाँ पे कोस कोस पे पानी बदले और बोली बदले, तमाम जो मुहावरे थे वो सब बस कागजों में है। असलियत में भारत बिल्कुल टूटा हुआ है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और एरिया वाइज बोली के लिए अगड़ा पिछड़ा, पार्टी वाइज। और इतना बढ़ चुका है कि आप सोचिए कि एक ही देश में दूसरे देश को टारगेट करके अपने देश के लोगों को मार दिया जा रहा। तो कहाँ की ये समझ है। खैर, मुझे लगा कि आपसे इस घटना के बारे में बात की जाए। अब आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी भी सेम चीज़ से जुड़ी हुई है। कहानी ईरान की है। और ईरान में इस समय एक सरकार काफ़ी साल से जो बैठी हुई है, और सरकार चाहे जिसकी भी है, चाहे जो कोई राष्ट्रपति बने, आयतुल्लाह खमेनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, अब उनके लिए मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब आप पूरी कहानी सुनिए। बात 1980 के आसपास की है, 70 के दशक की। ईरान के अंदर अचानक से इस्लामिक क्रांति आती है। वहाँ पे जो लोग इस्लाम को मानने वाले थे, उन्होंने अपने और लोगों को समझाना शुरू किया कि ये जो वेस्टर्न है, यानी चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, इन तमाम लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है और इनके इन्फ्लुएंस में आके हमारे देश की लड़कियां
बर्बाद हो रही हैं, वो कम कपड़ों को पहनती हैं और कुरान से ऊपर कुछ है नहीं, कुरान के हिसाब से देश चल नहीं रहा, तो कायदे से अब यहाँ पे शरिया कानून लागू होना चाहिए और ईरान को एक इस्लामिक देश बनाना है। उससे पहले उसका नाम पर्शिया था। इसके बाद मौजूदा सरकार जो थी, जो वहाँ के शासक थे, मोहम्मद रेजा पहलवी, वो अमेरिका से अच्छे खासे संबंध रखते थे। अमेरिका और उनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी। अमेरिका ने उनको हथियार भी दे रखे थे। लेकिन जब खामनेई मैदान में उतरने के बाद अपने लोगों को उन्होंने भड़काया और बताया कि भाई साहब, ये अमेरिका वाले हमारे देश की संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं और हमें अपना शासन लाना चाहिए। अवाम भड़क गई। उसके बाद रेजा पहलवी को देश छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद उनके बेटे, उनका भी नाम रेजा पहलवी ही रखा गया, वो अमेरिका में ही रहने लगे। इधर धीरे धीरे आयतुल्लाह खामनेई ने अपनी सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद किसी को राष्ट्रपति, किसी को प्रधानमंत्री और खुद सुप्रीम लीडर बने। और जैसे ही ये सुप्रीम लीडर बने तो फिर इन्होंने देखा कि अरबों की ज़मीन पे यहूदियों ने कब्ज़ा किया है, ईरान की भाषा में अगर कहा जाए तो इन्होंने इजराइल के खिलाफ फिर जंग शुरू कर दी। आमने सामने की लड़ाई ये करने की हालत में उस टाइम थे नहीं, लिहाजा इन्होंने फिर अलग अलग प्रॉक्सीज बनाई। गजा के अंदर इन्होंने हमास को खड़ा किया, लेबनान में इन्होंने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, इधर लाल सागर के पास इन्होंने हूतीस को खड़ा किया, सबको पैसे दिए, हथियार दिए कि लड़ाई लड़ो। बहरहाल धीरे धीरे इधर ईरान भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन जब अमेरिका के खिलाफ खामनेई ने जहर उगलना शुरू किया तो फिर अमेरिका अच्छा खासा नाराज हुआ और नाराज होने के बाद अमेरिका ने सेंसन्स ठोक दिए। और हम सभी जानते हैं कि एक बार किसी देश पे सेंसन्स लग जाएं और परमानेंट अगर लगे रहें तो फिर उस देश का भला नहीं हो सकता। इकोनॉमी में खासकर अगर आप अमेरिका और चाइना और रशिया से दुश्मनी रखते हैं तो फिर आपका कुछ हो नहीं पाएगा। बहरहाल अमेरिका ने जब सेंसन्स ठोके तो रशिया और चाइना ने संभालने की कोशिश तो की, लेकिन बात बन नहीं पाई। क्योंकि दिक्कत ये थी कि ईरान भी तेल बेचता है और ईरान का ही सबसे बड़ा राइवलरी जो है वो सऊदी अरब है, क्योंकि तेल दोनों को बेचना है, शिया सुन्नी की लड़ाई। तो सऊदी अरब चला गया अमेरिका के खेमे में, तो सऊदी अरब के कहने पे ईरान को और तोड़ा जाना शुरू हुआ। इधर वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, ईरान की करेंसी डाउन होती चली गई। इधर इजराइल के साथ बीच बीच में इनकी झड़पें भी हुई, इस वजह से भी ईरान को ठीक ठाक नुकसान हुआ। लेकिन ईरान में जो आयतुल्लाह खामनेई थे उन्होंने अपनी आवाम को बता रखा था कि ये जो है सब टेम्परोरी है, एक दिन ईरान का परचम बड़ा बुलंद होगा। और आवाम भी ये बात मानने को तैयार थी। लेकिन इसी दिसंबर महीने में अमेरिका ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और उन्होंने ईरान के ऊपर अलग अलग और फील्ड में सेंसन्स ठोक दिए। और जैसे ही सेंसन्स और टैरिफ लगाना शुरू किया, ईरान की करेंसी 7% एक दिन के अंदर गिरने लगी। और गिरते गिरते इस समय ईरान की जो हालत है करेंसी की, $1 के मुकाबले अगर ईरान की रियाल को आपको लेना हो तो आपको 14.5 लाख रियाल देने होंगे। अब आप सोच के देखिए कि यहाँ पे 91 रुपया है डॉलर के मुकाबले, तो हम आप इतने पागल हुए हैं, वहाँ पे 14.5 लाख है। इस वजह से अब ईरान की आवाम में नाराज़गी शुरू हुई। और इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मौके को ताड़ा और ताड़ने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया और जारी करते हुए कहा कि अगर ईरान को तरक्की करनी है तो सबसे पहले बगावत करनी होगी और बगावत करने के साथ साथ आपको सड़कों पे उतरना होगा और खामनेई की सरकार को गिराना होगा। अब ये बात जब बेंजामिन नेतन्याहू ने बोली और इस वीडियो को रिलीज़ किया, इसी दौरान एक और काम किया। रेजा पहलवी को पैसे दिए और कहा कि अपनी आवाम के पास जाओ। अब इधर रेजा पहलवी भी आ गए और इधर तेहरान की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ के छात्रों को भी टारगेट किया और बताया कि अगले भविष्य तुम हो, ना कि ये 3 चीज़ें ऐसी हुई कि ईरान की आवाम जल उठी और जलने के बाद ईरान की आवाम ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब 3 तरफ से ईरान को इजराइल और अमेरिका घेर रहे हैं, लेकिन एक तरफ बच रही थी, महिलाओं को कैसे लाया जाए। तो आपको याद होगा 2 साल पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी महिसा अमीनी की। एक लड़की जो हिजाब नहीं पहनती और हिजाब न पहनने की वजह से उस 17-18 साल की लड़की को IRGC, चूँकि ईरान ने अब इस्लाम के कानून को मानने वालों के लिए एक पुलिस भी रखी है कि अगर कोई ठीक से नमाज ना पढ़ रहा हो, कोई हिजाब ना पहना हो, तो ऐसे हाल में फिर उसको मारने के लिए, सज़ा देने के लिए, कोड़े मारने के लिए पुलिस हो।
उसका नाम उन्होंने रखा IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो IRGC को ये बात पता चली कि महिसा अमीनी ने हिजाब नहीं पहना है। पुलिस आती है और 100 कोड़े मारने का हुक्म देती है। अब आप सोच के देखिए कि एक 17 साल की लड़की और उसको 100 कोड़े पड़ने हैं, फिर क्या? 20 से 30 कोड़ों में ही उस लड़की की जान चली जाती है। और जैसे उस लड़की की जान गई, यहीं से तो फिर इस्लामिक जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स था, उनको लेके महिलाओं में अच्छी खासी नाराजगी आ गई। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के इसी साल 2025 के लास्ट में इन महिलाओं को भी उकसाया गया और इन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान जारी किया, क्या कुछ कहा, एक बार आप सुन भी लें। People of Iran, as we see history unfold before our very eyes, I can only imagine what you're feeling right now. Your oppressors spent over $30 billion supporting Assad in Syria. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. Your oppressors spent billions supporting Hamas in Gaza. Today, their regime lies in ruins. Your oppressors spent over $20 billion supporting Hezbollah in Lebanon. In a matter of weeks, most of Hezbollah's leaders, its rockets, and thousands of its terrorists went up in smoke. The money your oppressors stole from you literally went up in smoke. You must be furious imagining the new roads, schools, hospitals that could have been built with the tens of billions of dollars your dictators wasted backing terrorists who lose over and over and over again. Do you know why Iran's oppressors keep losing? It's not only because they're incompetent and cruel. They are. It's because they seek to conquer other nations, to impose fundamentalist tyranny on the Middle East, on the entire world. The only thing Israel seeks is to defend our state. But in so doing, we're defending civilization against barbarism. The historic events we witness today. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने किस हिसाब से ईरान की आवाम को भड़काया, और इसी के जस्ट बाद रेजा पहलवी और बाकी लोगों ने भी भड़काया। और इधर ट्रंप ने भी सीधा सीधा धमकी दे दी और कहा कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अब एक हमला फिर करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ के लोगों को इस कदर भड़का चुकी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर के किस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका भी वीडियो आप देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान की जो आवाम है वो भड़क चुकी है और भड़कने के बाद वो सड़कों पे उतर चुकी। लेकिन इसी बीच एक और कांड हुआ। जितने व्यापारी थे उनको व्यापार करने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उन्होंने तेहरान को बंद कर दिया। यानी चारों तरफ से इस समय जो ईरान की सरकार है वो घिर चुकी है। और घिरने के बाद जब उसको समझ नहीं आया तब उन्होंने अपना वही कट्टरवादी सोच अपनाया। प्रदर्शनकारियों पर उन्होंने गोली चलवानी शुरू कर दी और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तब रेजा पहलवी ने अपना फाइनल खेल खेला और उन्होंने बताया कि अब बहुत जल्द जो इस समय की सरकार है खामनेई की, उससे हमको मुक्ति पानी है। और उसी के बाद उनके सपोर्ट में भी लोग सड़कों पर कैसे उतरे हैं उसका भी वीडियो आप देख लें। तो इन तमाम वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान की आवाम अब बागी हो चुकी है। सबके अपने अपने एजेंडे हैं। महिलाओं को वहाँ की आज़ादी चाहिए, चूँकि पर्सिया जब पहले था तो वहाँ की महिलाएं बड़े खुले में घूमती थी, कोई पर्दा नहीं था, स्कर्ट पहनती थी। लेकिन जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ उसी के जस्ट बाद वहाँ की लड़कियों को हिजाब में, बुरके में घूमने पर मजबूर किया गया। साथ ही जो व्यापारी हैं उनका भी अलग ही दर्द है। पहले वो $1 दे के सामान ले लेते थे, आज उनको 14.5 लाख रियाल देना होगा तब जाके उनको $1 की कीमत मिलेगी।
तो व्यापारियों को भी ठीक ठाक नुकसान है। इनके जितने बंदरगाह हैं उस पर अमेरिका ने सेंक्शंस लगा दिए, टैरिफ लगा दिए, तो वहाँ से कोई जहाज़ ना आ सकती है, ना जा सकती है, तो एक नुकसान तो ये हो गया। साथ ही जो स्टूडेंट है उनको फ्रीडम चाहिए, उनको साइंस की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन अब उनको ज़बरदस्ती दीनी तालीम दी जाती है, तो स्टूडेंट के अंदर भी गुस्सा है। और रेजा पहलवी जो मेन कैरेक्टर है उसको अपने बाप की खोई हुई कुर्सी चाहिए, और इसमें इजराइल और अमेरिका भर भर के मदद कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ईरान के अंदर सत्ता पलट हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान के अंदर क्या कुछ होगा ये देखने लायक होगा। चूँकि ईरान ही है जो पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वार करवाता है, वो चाहे लेबनान में हो, चाहे गज़ा में हो, चाहे यमन में हो, चाहे अभी सीरिया में असद की सरकार भी ईरान ही चलवा रहा था। तो इन तमाम जगहों पे प्रॉक्सी वार कैसे चलेगी, क्या होगा नहीं पता, चूँकि जब सत्ता परिवर्तन होगा तो ईरान के अंदर पूरा कंट्रोल अमेरिका और इजराइल के हाथ में जाएगा। बहरहाल जैसा होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि आज इस वीडियो में आपको डिटेल में ही आगाह कर दिया जाए, क्योंकि कहीं कुछ सत्ता परिवर्तन होता तो उसका इम्पैक्ट हमारे भी जेब पे पड़ता है। क्योंकि वहाँ हमने अपना चाबहार पोर्ट बनवाया है, और चाबहार पोर्ट हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो नई सरकार की मौजूदगी में क्या वो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऊपर वाला जाने। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।